Hi all, good morning, good afternoon, good evening. कैसे हो आप सब लोग? This is Purvisha and welcome back to the another video lecture of Navigator. Today we will see one of the most important topics as far as the quantitative part is concerned. Today we are going to study data interpretation. I will first introduce you all with the data interpretation, and further to that we will take the most important question. सी डेटा इंटरप्रिटेशन मैं सबसे इजी वाले क्वेश्चन से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ. जैसे नॉर्मली मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बनाता हूँ, तो ये लॉजिक होता है. पार्ट 1 इज द वेरी सिंपल बेसिक, पार्ट 2 में इंटरमीडिएट लेके जाता हूँ, पार्ट 3 में डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं. इसमें ऐसा नहीं करने वाला हूँ. फ्रॉम डे 1 वी आर गोइंग टू स्टडी दी डिफिकल्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वॉट एवर यू कैन से. जरूरी नहीं हर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा रिपीटेटिव नेचर है एग्जाम में, जिन क्वेश्चंस का, उन सबको मैं लूंगा और आप सबको ट्रिक्स के साथ ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये समझाऊंगा. आफ्टर दिस लेक्चर आई एम वेरी श्योर यू विल बी अंडरस्टैंडिंग लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट डेटा इंटरप्रिटेशन. और आपको ऐसा लगेगा कि इस हिसाब से हम लोगों ने डेटा इंटरप्रिटेशन कभी नहीं पढ़ा था, या इस क्वेश्चंस को हम लोग इस अप्रोच के साथ कभी भी डेटा इंटरप्रिटेशन में नहीं देखते थे, which you will be start seeing after the lecture. और इसके और भी थोड़े वीडियोस होंगे और भी लेक्चर्स होंगे, ताकि आपको डेटा इंटरप्रिटेशन जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो एकदम डिटेल में समझ में आ जाए. सो बस कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए मेरे साथ, फुल फोकस्ड ऑन दी डीआई, एंड लेट्स क्रैक द डीआई दिस टाइम. करेक्ट है ना? क्योंकि डीआई क्रैक होते ही क्वांटिटेटिव में काफी सारा पार्ट आप लोगों का एग्जाम में क्लियर हो जाएगा. सबसे फर्स्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है? जल्दी जल्दी इन 5-10 मिनट्स आई विल रन थ्रू योर ऑल दी थियरीज कॉन्सेप्ट्स अबाउट डीआई. करेक्ट? तो इतना पेशेंस रखिए, कभी कभार कॉन्सेप्ट्स पढ़ना भी अच्छा होता है. आई नो एग्जाम में कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं. So what is data interpretation? Data interpretation, it is nothing but it is a set of data or collection of data, but it is been represented in form of what? In form of table or charts or pictures. अब नॉर्मली डेटा जो है वो दो तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, या तो वो डेटा का टेबल बनाया जाएगा, या तो वो चार्ट फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में डेटा रखा जाएगा. टिपिकली कौन सा इजी होता है? अब हमारा बात अलग है. हम लोगों को डेटा इंटरप्रिटेशन एग्जाम में हम लोग कितना अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, कितनी चीजें मैथमेटिक्स में इंटरप्रेट करते हैं या नहीं करते हैं, उसके लिए पूछा जाता है. बट ट्रेडिशनली चार्ट्स हैव ऑलवेज बीन कंसीडर्ड एज इजियर टू अंडरस्टैंड. वर्कशॉप पर मतलब जब फैक्ट्री में, जहां पर, है ना, फ्लोर पर जहां पर प्रोडक्शन होता है, काम होता है, उस जगह पर जब ये एक्सपेक्टेशन था कि लोग जो भी काम कर रहे हैं वो अगर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो उनको चीजें कैसे समझ में आएगी, तो इसलिए आप पैराग्राफ्स के पैराग्राफ्स या तो टेबल्स नहीं रखते थे, रादर उनको चार्ट्स बनाकर ज्यादा इजीली समझाया जा सकता था. इस हिसाब से डेटा इंटरप्रिटेशन का जो चार्ट्स है वो पार्ट पिक्चर में आया था. हमारे लिए ऐसा नहीं है कि चार्ट टेबल से इजी होते हैं, टेबल चार्ट से इजी होते हैं. हमारे लिए ये डिसाइड होता है कि किस हिसाब से डेटा पूछा गया है. डेटा परसेंटेज में है, एब्सोल्यूट नंबर्स है, डेटा में बहुत सारे डेसिमल्स है या नहीं है, डेटा जो है वो सारा थाउजेंड्स में है, मिलियंस में है, टन्स में है, क्या है, वो देखकर हम लोग इजी डिफिकल्ट डिसाइड करते हैं. बट ओरिजिनली जब चार्ट फॉर्म करे गए थे तो इसलिए करे गए थे कि जिनको ज्यादातर समझ में या ज्यादा चीजें पढ़ने नहीं आती है, वो लोग ज्यादा इजीली चार्ट देखकर चीजें समझ पाते. सबसे कॉमन टाइप के चार्ट्स क्या है? बार चार्ट, लाइन चार्ट एंड पाई चार्ट. में इसको डिटेल में अभी समझाऊंगा. फिर रडार चार्ट, एरिया चार्ट, बटन चार्ट, केसलेट्स फॉर्म में भी हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सबके एग्जांपल लूंगा, डोंट वरी. सबसे ज्यादा डेटा इंटरप्रिटेशन में अगर कैलकुलेशन में कुछ यूज होता है तो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट, रेशियो के कॉन्सेप्ट एंड एवरेज के कॉन्सेप्ट. दैट टू एब्सोल्यूट बेसिक्स, मतलब ऐसा कोई एक्स्ट्रा एडवांस नॉलेज का जरूरत नहीं होता है यहाँ पर. इट इज ऑल डेटा इंटरप्रिटेशन इज 50% what? Only about understanding question, only about understanding question and making fast calculations. जिनके कैलकुलेशन फास्ट है और जिनको क्वेश्चन समझ में आया, उनका 50% डेटा इंटरप्रिटेशन हमेशा हो जाता है. उनको क्वेश्चन तो खाली रिमेनिंग 50% पार्ट में ही सॉल्व करना होता है. देन व्हेन मल्टीपल चार्ट्स आर गिवन, कभी कभार ऐसा होगा एक टेबल बनाया होगा, साथ में एक पाई चार्ट होगा, या तो एक पाई चार्ट होगा साथ में एक बार चार्ट होगा.
तो जब मल्टीपल चार्ट्स होते हैं तो उनके बीच में लिंक या तो कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करो कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, या तो एक दूसरे से ये दोनों कैसे कनेक्टेड है। बिकॉज एक ही क्वेश्चन के लिए अगर मल्टीपल चार्ट्स दिए हैं तो आपको उनको मिलाकर आंसर लाना है, ये एक्सपेक्टेड चीज है। करेक्ट। जो भी डायरेक्शंस दिए हैं प्लीज डेटा इंटरप्रिटेशन में हमेशा उनको पढ़ने का रखो। मुझे पता है बच्चों को कभी भी डायरेक्शंस पढ़नी पता अच्छी नहीं लगती है। कैसे पता चला? इन 11 years आई हैव taught thousands of students, है ना। 10,000 से ऊपर का तो कम से कम नंबर है। तो इतना तो समझ में आता है अब के ये डायरेक्शन पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हर बार डायरेक्शन में इतना ही नहीं लिखा होगा कि निम्नलिखित सवालों का जवाब दीजिए, है ना। समटाइम्स इट विल बी मोर देन दैट, मोर देन द निम्नलिखित सवालों का जवाब। तो वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें डेटा जो है उसके डायरेक्शंस में लिखा होगा कि शायद डेटा परसेंटेज में है, शायद जो भी डेटा का फिगर्स है वो सारे थाउजेंड्स में है, शायद मिलियंस में है, किस ईयर के लिए वो डेटा है, या शायद सारी जितनी भी फिगर्स नंबर्स है वो सारे टन्स में है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन या डेटा डायरेक्शंस में रहता है। तो प्लीज मेक श्योर आप उसको वो ध्यान से पढ़ते हो। जब भी आप इसको आंसर करने की कोशिश करते हो, जहां तक पॉसिबल है एलिमिनेशन मेथड यूज करा करो। या तो वो जब एग्जैक्ट वैल्यू जरूरत नहीं, आपको लगता है ऑप्शन देखकर ऑप्शन दूर दूर है, तो अप्रोक्सीमेशन से जाइए। हर बार एग्जैक्ट वैल्यू मत निकालने की कोशिश करो। हमें यहाँ पर वैल्यू नहीं चाहिए। जो ऑप्शन है उसमें से हमारा वैल्यू किससे नियर बाय होता है उतना आइडेंटिफाई करके भी आंसर ला सकते हैं, है ना। एमसीक्यू फॉर्म में होगा तो हमें तो खाली आंसर टिक करना है। अब बार चार्ट लाइन चार्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा नॉर्मली तब यूज होता है जब डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है। मतलब आपको ईयर ऑन ईयर या तो मंथ ऑन मंथ या तो डे एंड डे बेस्ड कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो डेटा बताया है 2001, 2002 एंड 2003, तो ये 3 साल के लिए हमें डेटा है। अब ये जो डेटा है वो कंपनी के सेल्स का है। दो कंपनी है, ये एक कंपनी ए है और ये वाला कंपनी बी है। तो इनके सेल्स का डेटा है ईयर ऑन ईयर में, एंड दिस फिगर्स आर इन करोड़। अब ये शायद डायरेक्शन में लिखा होगा ऑल द गिवन फिगर्स आर इन करोड़। तो आप डायरेक्शन नहीं पढ़ोगे तो समझ में कैसे आएगा? करोड़ में कितने जीरो लगते हैं? 7। करेक्ट। मिलियन में 6 जीरो होता है, लैक्स के अंदर 5 जीरो एंड थाउजेंड्स में 3 जीरो रहते हैं। ध्यान रखना, याद रखना हमेशा। तो ऑल द फिगर्स आर इन करोड़। तो जब इन्होंने इनको हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपैरिजन में लेना है, लाइक 2001 में कंपनी ए का सेल्स कितना था, मान लेता हूं अगर यहाँ पर 800 है तो उससे थोड़ा कम 775 या 750 ऐसा कुछ ले सकता हूं। जब डेटा अगर इन बिटवीन कोई वैल्यू है और आप अज्यूम कर रहे हैं तो मेक श्योर कोई जीरो वाली या तो परफेक्ट बीच वाली वैल्यू ऐसा कुछ अज्यूम करते हो। मतलब ये 800 से थोड़ा कम लग रहा है सर, मुझे लग रहा है 792 होगा। अब ऐसे अजम्पशन मत लगाना प्लीज, है ना। 800 से नीचे है तो 700 ले सकते हो, 750 ले सकते हो, 775 ले सकते हो अगर ज्यादा आपको बाइफरकेट करना है। बट राउंड फिगर में या तो परफेक्ट इंटीजर वैल्यूज लेना, ताकि वो कैलकुलेशन सिंपल बने आप लोगों के लिए, है ना। जैसे कि ये 600 है, ये 400 है, बीच में अगर ये एग्जैक्टली ये 500 होता तो मैं इसको 550 लेके सॉल्व करता। समझ रहे हैं आप लोग बच्चों, है ना। और इसको मैं 575 लेकर सॉल्व करता। बट इसको 571 572.5 ना ऐसा सब अपने आप से, अनलेस एंड इट इज रिटन अदरवाइज तो बात अलग है, बट अपने आप से ऐसा सब जबरदस्त दिमाग मत दौड़ाना कि कुछ ऑड नंबर ले तो इजी पड़ेगा। प्लीज डोंट डू दैट। ऑड नंबर्स विल मेक द कैलकुलेशन ऑड और ये ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो नंबर सिंपल रखिएगा, जीरो वाले रखिएगा, राउंड फिगर वाले नंबर्स रखिएगा ताकि कैलकुलेशन इजी हो पाए। करेक्ट। ज्यादातर केसेस में जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेटा होता है 1 से 2, 2 से 3, तो क्वेश्चंस क्या होते हैं? सबसे कॉमन क्वेश्चंस यहाँ पर परसेंटेज में पूछे जाते हैं। 2001 से 2002 कितना परसेंटेज ज्यादा है, 2001 से 2002 कितना परसेंटेज कम है। या तो एवरेज पूछ सकते हैं कि सारे ईयर का मिलाकर एवरेज सेल्स कितना है। तो बेसिकली क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया था आएगा क्या, परसेंटेज होता है।
या तो साथ में क्या होता है एवरेज या तो रेशियो। उससे ऊपर टिपिकली डीआई में बहुत कम चीजें होती है। चैप्टर बेस्ड डीआई जो होते हैं, जहां पर आपको खाली टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछ लिया या खाली टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछ लिया, मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो चैप्टर बेस्ड डीआई हर एक का भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, टाइम वर्क का भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी करवाऊंगा। लेकिन जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो ये तीन चैप्टर ही ज्यादातर केसेस में कैलकुलेशन में यूज होते हैं। उस तीन में भी डिटेल नॉलेज आपको कहीं पर जरूरत नहीं है। इट इज ओनली द बेसिक कैलकुलेशन ऑफ दिस थ्री टॉपिक्स विच इज नीडेड और विच इज रिक्वायर्ड। तो अगर दोनों चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही यूज होती है, बार एंड लाइन, तो फिर हम लोग लाइन चार्ट क्यों यूज करते हैं, बार चार्ट क्यों नहीं, या बार क्यों यूज करते हैं, लाइन क्यों नहीं? सी, जब डेटा जो है वो लिमिटेड है, जैसे कि यहाँ पर मुझे ये एक चार्ट के अंदर खाली दो कंपनी ए बी ही रिप्रेजेंट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये बार चार्ट से मैंने बता दिया इधर जैसे है। अगर इसकी जगह पर चार कंपनीज मुझे शो करनी होती, यहाँ पर बाजू में एक सी भी बनाना है, तो यहाँ पर एक सी बनाना पड़ता अलग एक कलर से, करेक्ट है ना? इसका कुछ भी कलर लेते हैं, मान लेते हैं ब्लैक ले लेते हैं। फिर एक डी भी है, तो यहाँ एक डी भी बनाना पड़ता, फिर इधर सी डी आता, यहाँ पर भी सी डी आता, फिर ये कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता। तो जब एक ही चार्ट में आपको मल्टीपल सेट कंपैरिजन के लिए देने हैं, तो उस टाइम पर फिर लाइन चार्ट थोड़ा इजी बनेगा। सी, लाइन और बार में फर्क नहीं है। इसके जगह पर अगर मैं ये बार चार्ट से लाइन चार्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ, मान लेते हैं कंपनी ए के लिए, तो जो टॉप पार्ट है उसका सेंटर पॉइंट को आपको कनेक्ट करता हुआ एक लाइन बनाना है, तो ये ए हो गया। सेम वे यहाँ पर बी बनाया जाएगा, शायद बी के लिए कुछ पैटर्न अलग यूज होगा, तो ये बी हो गया। तो नाउ दिस विल बी दी लाइन चार्ट, करेक्ट? तो लाइन बार सेम चीज रिप्रेजेंट करेगी। अब जैसे मैंने बताया था अगेन, परसेंटेज जब आप से निकालते हो या समझते हो, तो दो चीज होती है ध्यान में रखना। एक ये होता है इधर के ए का सेल्स, या फॉर कंपनी बी, सेल्स इन 2003 is what percentage of sales in 2001? 03 sales is what percent of sales in 01? या तो मैं क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता हूं, 03 sales is what percentage more than सेल्स इन 01? सॉरी फॉर दी हैंड राइटिंग, है यहाँ पर ये जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, मुझे उसको आराम से नहीं लिखना है, बिकॉज सेल्स, क्योंकि मेरा फोकस इधर खाली दो ही वर्ड पर है, परसेंटेज ऑफ एंड परसेंटेज मोर देन। तो इसमें मुझे ऐसा पूछा है कि 03 का सेल्स 01 का कितना परसेंट है, परसेंटेज ऑफ पूछा है, तो उस केस में आपको वैल्यू बाय वैल्यू या नंबर अपॉन नंबर करना होता है। 03 का वैल्यू 575 अपॉन 01 का वैल्यू 550 इंटू 100, ये आंसर होता है। जबकि जब परसेंटेज मोर देन पूछा जाता है, तो यहाँ मुझे ये पूछा गया है कि 03 का सेल 01 के सेल से कितना परसेंट ज्यादा है। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कितना परसेंट है, यहाँ पर परसेंटेज मोर देन कितना परसेंट मोर देन है, कितना परसेंट ज्यादा है। तो जब आपको मोर देन, लेस देन, एक्सीड, डिफरेंस, ऐसा कुछ भी आता है, मतलब परसेंटेज ऑफ के सिवा परसेंटेज के बाद में कोई भी वर्ड आता है, परसेंटेज मोर देन, परसेंटेज लेस देन, परसेंटेज एक्सीड, परसेंटेज डिफरेंट, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, कुछ भी, तो इन सब में आपको क्या करना होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 करना पड़ता है, या तो डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, है ना? आई वुड रेट दिस एज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला as far as the entire data interpretation part is concerned। यहाँ पर चेंज अपॉन ओरिजिनल बनता है, चेंज का मतलब डिफरेंस लेना है, 550 एंड 575, तो डिफरेंस कितना है इधर 25 का, अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना है 550 इंटू 100, तो यहाँ पर ये आंसर बनेगा। जबकि इधर आपको नंबर बाय नंबर कर लेना था जब परसेंटेज ऑफ आता है तब, ये आप याद रखिएगा। फिर इन दोनों का भी मैं कनेक्शन बताऊंगा जब क्वेश्चन पर आता हूं, बट अभी आप इतना याद रखिए। पाई चार्ट कब यूज होता है? पाई चार्ट तब यूज होता है जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का डेटा नहीं है, रादर टाइम जो डेटा है वो एक स्पेसिफिक टाइम का है, या तो एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर दिया हुआ है,
और यहाँ पर आपको टोटल का बाइफरकेशन दिखाना है ना। टोटल अवेलेबल है और उसका पार्ट समझाना है। जैसे कि यहाँ पर है कि मंथली एक्सपेंसेस बताए हैं किसी एक फैमिली के, कि फूड में कितना परसेंट एक्सपेंस करते हैं, गैस का एक्सपेंस कितना है, हाउसिंग का रेंट कितना है, शॉपिंग कितना करते हैं, उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या है, कितना पैसा इंश्योरेंस प्रीमियम का भरते हैं, कार लोन का कितना पैसा जाता है उनका। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंस जो भी होंगे फैमिली के, उसको आपको बाइफरकेट, उसके पार्ट्स करके दिखाया गया है। अब ये 3 तरीके से दिखा सकते हैं डेटा। जैसे कि यहाँ पर मैंने समझाया है एब्सोल्यूट नंबर्स, परसेंटेज या तो वो डिग्रीज में। अब अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में होगा तो टोटल जितना भी टोटल एक्सपेंसेस होगा थाउजेंड्स के अंदर, लैक्स के अंदर, उस हिसाब से जाएगा। परसेंटेज में होगा तो टोटल 100% हो जाना चाहिए, और अगर डिग्रीज में मतलब एंगल में है तो टोटल 360 डिग्री हो जाएगा। जब डिग्री में डेटा है तो आपको हमेशा उसको या तो परसेंटेज या तो एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ता है। ज्यादातर केसेस में डिग्रीज वाला डेटा परसेंटेज में सॉल्व करने के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस केस में आपको कुछ बेसिक रिलेशनशिप याद रहनी चाहिए, लाइक 360 डिग्री जो होता है दैट इज नथिंग बट दैट इज 100%। तो इससे हाफ 180 डिग्री जो होगा दैट विल बी 50%। तो इसका भी हाफ 90 डिग्री जो होगा दैट विल बी 25%। फिर आपको ये याद रखना है कि 36 डिग्री 10% होता है एंड 3.6 डिग्री जो है ये 1% होता है। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि कैलकुलेशन फटाफट निकलेंगे। कहीं पर भी सपोज ये मान लेते हैं कि ऐसा आ गया कि 110 डिग्रीज। अब अगर मुझे ये वाला चीज याद है कि 36 डिग्री का 10% है, तो 36 थ्रीजा कितना होता है 108, विच विल बी नथिंग बट 30%। लेकिन मुझे तो 110 डिग्री चाहिए, 108 से थोड़ा ऊपर। मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, 30 पॉइंट सम परसेंटेज आ जाएगा, करेक्ट। तो आपको ऐसे यूनिटरी नहीं बैठाना पड़ेगा कि 360 डिग्री का अगर 100% है तो 110 डिग्री का कितना होगा। ये करने से टाइम बचेगा। या तो कहीं पर भी आ गया 75 डिग्री। अब मुझे पता है 36 डिग्री का 10% होता है, तो इसका डबल 72 डिग्री जो है वो 20% हो जाएगा, जबकि मुझे 75 चाहिए। तो रफली एक आध परसेंट और बढ़ेगा, मतलब ये ऑलमोस्ट 21% हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू मेक योर कैलकुलेशंस इजी एंड फास्ट, करेक्ट। कुछ बेसिक चीजें याद रखनी पड़ती है तो रखनी पड़ती है ना। अब जब हम लोग इतने बरसों तक तुझे याद रखते हैं, इतने बरसों तक तुझे याद रखते हैं, तो दिलो दिमाग में छाई है। तो इतनी थोड़ी सी चीजें तो याद रख ही सकते हैं हम लोग, है ना। बरसों तक नहीं याद रखने को बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट जब तक आपका पर्पस एग्जाम आप क्रैक कर लेते हो, क्लियर कर लेते हो, तब तक तो याद रखो। बरसों रख लिया तो बहुत बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये मैंने एरिया चार्ट बताया है। एरिया चार्ट जो है वहां पर अगेन दिस इज मोर लाइक अ पाई चार्ट। पर पाई चार्ट में कोई एक ही चीज है, लाइक एक ही फैमिली था और हम लोग उसका एक्सपेंसेस का डिटेल बाइफरकेशन पार्ट्स बताए थे, करेक्ट। तो वो बाइफरकेशन हुआ था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। एरिया चार्ट में नॉर्मली ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, बट बार चार्ट और लाइन चार्ट जैसा नहीं होता है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे कि यहाँ पर मंथ में दिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। और क्या बताता है ये, तो नॉर्मली ये कंट्रीब्यूशन टोटल में, या तो डोमिनेंस टोटल के अंदर, या तो मार्केट शेयर कितना है टोटल में, ये बताता है। कौन कितना शेयर रखता है, कौन कितना डोमिनेंस रखता है, या कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो यहाँ पर बताया होता है। तो ग्रोसरी स्टोर्स, यहाँ पर हमारे पास दिस इज स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3 एंड स्टोर 4। ये चार ग्रोसरी स्टोर है, उनके प्रॉफिट बताए गए हैं कि ये पहले वाले का इतना सारा है। तो ये जीरो से स्टार्ट हुआ है, जबकि अगर मैं खाली इधर से आपको समझाऊं तो जीरो से दिस इज $5,000। तो स्टोर 1 जो है उसका $5,000 का है, स्टोर 2 भी 5,000 पर है, स्टोर 3 जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 10,000 से लेकर 18,000 मतलब $8,000 है। और ये 18 से 25 मतलब इसका $7,000 जितना
प्रॉफिट है। अब आगे जाते जाते कौन कितना बढ़ा, तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो 2 जो है वो श्रिंक हो रहा है, स्टोर 2 का बिजनेस, जबकि स्टोर 4 और स्टोर 3 भी, इन दोनों का बिजनेस जो है दैट इज फ्लरिशिंग, बिजनेस बढ़ रहा है, क्योंकि अब ज्यादा पार्ट ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपको मल्टीपल चीजें कंपेयर करनी है, उनका कंट्रीब्यूशन समझना है, टोटल के अंदर इनका खुद एक एक इंडिविजुअल का मार्केट शेयर कितना है ये समझना है, तो उस टाइम पर एरिया चार्ट यूज होता है। चलिए, अब क्वेश्चन से समझाता हूं कि ये कैसे सॉल्व की जाएगी। अब पहले ये डायरेक्शन या तो हम लोग टेबल समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें एक कंपनी है, उस कंपनी में टोटल 7,500 एम्प्लॉइज आर वर्किंग। अब कंपनी के अंदर कितने डिपार्टमेंट है ये हमें यहाँ पर बताया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर देयर। तो 7,500 लोग काम करते हैं 8 डिपार्टमेंट के अंदर, करेक्ट। हर एक डिपार्टमेंट में कितना परसेंटेज ये बताया है, इन सबका अगर आप टोटल करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी 100%। अब हर एक डिपार्टमेंट का में कितने परसेंट है यहाँ पर बताया है। अब उतने परसेंट लोग में से, उस डिपार्टमेंट में अगेन जितने लोग काम करते हैं उसमें से मेल और फीमेल का रेशियो मुझे बताया गया है। तो जिन लोगों ने पहले कभी क्वेश्चंस डीआई के देखे हैं, समझे, पढ़े हैं, दे वुड बी नोइंग दिस इज अमंग द, और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अमंग द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो आज मैं आपको ये सॉल्व करके समझाता हूँ, और इसको इजीली कैसे निकाला जाता है चीजें ये समझाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज वर्किंग टुगेदर इन अकाउंट्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर मैं अकाउंट्स और मार्केटिंग में टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज कितने हैं ये कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, या तो कर रहा हूँ, या मुझे पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, करेक्ट। तो टोटल कितने लोग हैं, सी अगेन मैं हर एक के आपको मल्टीपल अप्रोचेस, मल्टीपल किस वे से किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस देख पाएंगे वो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो चलिए, इसको हम लोग पहले उस हिसाब से देखते हैं। तो फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज वर्किंग टुगेदर इन अकाउंट्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो अकाउंट और मार्केटिंग में टोटल कितने मेल एम्प्लॉइज है, अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला ये होता है कि जहां पर आप इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल लेते हो, जैसे कि 7,500 लोग है टोटल में, है ना। टोटल कितने हैं, 7,500 पीपल आर देयर। अब उसमें से मुझे क्या चाहिए था, अकाउंट चाहिए था, मार्केटिंग चाहिए था। तो उसमें से अकाउंट्स में कितने हैं, तो 8% है। तो 7,500 का 8% इज नथिंग बट 75 एट जा, करेक्ट। अब 75 एट जा अगर आप कर रहे हो, तो 75 एट जा कितना होता है, 600 होता है, करेक्ट। तो वो 600 टोटल एम्प्लॉय मिल गए मुझे, कौन से डिपार्टमेंट में है, अकाउंट्स। और उसमें से ये 600 में से मुझे मेल एम्प्लॉय ढूंढने थे, तो यहाँ से मेल एम्प्लॉय 3 एंड 2, मतलब टोटल कितने पार्ट बने, 5। उसमें से 3 पार्ट मेल एम्प्लॉइज है ना। 5 से 600 चला जाएगा, 5 से 600 कितना, 120, 123 जा जो होगा वो कितना, 360। तो वो ये अकाउंट्स के मेल आ गए। सेम वे अब मार्केटिंग के लिए जाएंगे, 7,500, उसमें से मार्केटिंग में कितना है, 15%। 7,500 का 15% कितना होता है, 15% में कुछ नहीं करना है आपको, वो सिंपली इतना ही होता है कि 10% प्लस 5%। 10% में पीछे का एक जीरो निकल जाता है, तो 750, ये 10% हो गया, और उसका आधा आप करोगे तो 5%। परसेंटेज और फ्रैक्शन का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जिनको फ्रैक्शन समझ में आते हैं, जिनको परसेंटेज समझ में आते हैं, उनका डीआई हमेशा फटाफट निकल जाता है, मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को क्लास में। सो 7,500 का 15% मुझे निकालना है, करेक्ट। तो इसका 15% अगर मैं निकालूंगा तो 75 15 जितना ही होता है, समझ रहे हो। ये कितना होगा, 1125। इसका हाफ 750, 750 का अगेन हाफ 375, तो 1125 हो गया।
अब क्या करना है, उसमें से मुझे वापस मेल चाहिए, तो 1125 में से मेल कितने होंगे बच्चों, मेरे साथ समझ रहे हो आप लोग, है ना। तो मार्केटिंग 7:8, मतलब कितने पार्ट बने हैं इसके, 15 पार्ट्स बने हैं। मुझे उसके में से इसको दो पार्ट नहीं बोलते, 7 और 8 मतलब टोटल 15 पार्ट्स, मुझे उसमें से 7 पार्ट चाहिए। क्यों 7 पार्ट चाहिए, क्योंकि खाली मेल ढूंढना है इसलिए, है ना। तो चलिए, तो 1125 15 से जाएगा, मतलब सीधी सी बात है, ये 15 ही था ना इधर। तो अगर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, इंटू 15%, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7/15, तो 15 कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो मेरे साथ, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको खाली 75 सेवंजा ही करना है, बस उतना ही काम यहाँ पर बचता है। तो 75 सेवंजा जो है वो कितना होता है बच्चों, है ना। सो इस केस में इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये कुछ भी नहीं बन रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हो आप लोग कि ना, एवरी वन ऑफ यू, जो भी यहाँ पर मेरे साथ है ना। तो हमें यहाँ पर खाली इतना ही करना है कि 75 7 जा कर लो, है ना। तो दैट इज गोइंग टू बी 525। तो ये क्या मिल गया, यहाँ के मेल मिल गए हमें। तो 360 प्लस 525 अगर मैं करूंगा, तो दिस विल बी दी टोटल मेल, मेरे साथ 885। तो ये आंसर हो गया, है ना। तो आपको बस ये इतना और इतना ही करना था। अगर वो पार्ट नहीं करना है तो आप अब इसको ऐसे भी जा सकते हो, देखो 7500 का, दोनों चीजें 7500 में से ही निकलेगी, तो मैं 7500 कॉमन ले लेता हूँ। फिर उसमें से अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कितने हैं, तो अकाउंट्स में 8% है, तो परसेंट था 8/100 इंटू, अब अकाउंट्स में मेल 3/5 प्लस, साथ में मार्केटिंग का भी तो नंबर चाहिए ना। अब दूसरा अप्रोच बता रहा हूँ, इस हिसाब से इंडिविजुअल कैलकुलेशन नहीं करा इसमें अब हमने, प्लस साथ में अब मार्केटिंग आएगा, तो उसका 15/100 और उसमें से 7/15। अब ये 100 भी तो कॉमन निकलेगा इधर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट मेरे साथ। अब चाहो तो 15 और 5 में से 5 भी कॉमन में जा सकता है, तो ये 5 कैंसिल और यहाँ पर 3 बच जाएगा। ये 3 जो है वो 15 को 5 से कैंसिल करेगा, 75 5 से गया तो 15 बचेगा, तो हमारे पास ऐसे बचता है ये 15, 8 3 जा 24 एंड 7 5 जा 35। बच्चों आई होप मेरे साथ समझ रहे हो, है ना आप। तो हमारे पास क्या बचेगा, 15 इंटू 59 करोगे तो हमारा 885 वाला आंसर आ गया। So this is the another way or second way of solving this, correct? चलिए, अब बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन आईटी एंड ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। तो मैं अब इसको सेकंड वाले आइडिया या मेथड से ही जाऊंगा कि टोटल 7500 है, आईटी और ऑपरेशंस का डिफरेंस ढूंढ रहा हूँ। अब आईटी में उसमें से कितने हैं 14% और ऑपरेशंस में कितने हैं उसमें से 18, तो 18 एंड 14 मतलब डिफरेंस कितना हुआ 4% हुआ। तो खाली 7500 का आपको 4% ढूंढना है, दैट्स इट। 7500 का 4% कितना होता है 75 4 जो है दैट इज नथिंग बट दैट इज 300। हो गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मेल एम्प्लॉइज इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिंटिंग डिपार्टमेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो रेशियो बिटवीन मेल एम्प्लॉइज इन एडमिन एंड प्रिंटिंग डिपार्टमेंट। अब रेशियो वाले क्वेश्चन में पता है बच्चे सबसे ज्यादा क्या गलती करते हैं, इंडिविजुअल वैल्यू ढूंढते हैं, लाइक 7500 उसमें से एडमिन में कितने हैं, तो एडमिन में यहाँ से 12% है, फिर 7500 का 12% निकालेंगे, दैट कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। फिर उसमें से वापस मेल एम्प्लॉय ढूंढेंगे कि अब एडमिन जो है वहां पर 5/12 के हिसाब से मेल एम्प्लॉय ढूंढो। प्लीज नेवर एवर डू दैट। रेशियोज एंड परसेंटेजेस डीआई में बड़े आराम से निकल सकते हैं और इस हिसाब से जाना होता है, वैल्यूज नहीं लेनी होती है।
सबसे पहली बात अब ये समझो कि आपको 7500 भी नहीं लेना होता है। क्यों समझाता हूँ, अभी पहली बार लिख के बता रहा हूँ, आगे से फिर मैं इसको नहीं लिखूंगा, हमें टाइम बचाना है। तो 7500 में से एडमिन में कितने हैं, एडमिन के अंदर है 12% और उसमें से मेल एम्प्लॉइज, तो एडमिन में से मेल एम्प्लॉइज कितने 5/7 अपॉन 7500 उसके, है ना। मुझे अब क्या चाहिए, प्रिंटिंग चाहिए, तो उसमें से प्रिंटिंग में कितने हैं, तो प्रिंटिंग के अंदर है 6% और अगेन मुझे उसमें से मेल एम्प्लॉइज चाहिए, तो प्रिंटिंग में 6%, उसमें से मेल एम्प्लॉइज कितना है 2/3। तो 7500 कैंसिल हो गया। तो ये हर बार कैंसिल होगा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। रेशियो में जब आप लिखोगे, तो जब रेशियो बनाते हैं तो टोटल नंबर की जरूरत नहीं होती है, नंबर वन। नंबर टू, ये परसेंटेज वाली साइन भी जरूरत नहीं होती है, करेक्ट। आपको बस खाली इतना ही लिख के रखना था, दैट्स इट। तो ये क्या हो गया 12 इंटू 5 इंटू 3, क्यों ये 3 जो है वो ऊपर जाएगा ना, चौथी वैल्यू फर्स्ट के साथ न्यूमरेटर में जाती है, और अपॉन में क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 2, ये 7, ये 6 और 2 के साथ में, दैट्स इट। 6 2 12 और 12 खत्म, 5 3 15/7, ये रेशियो आ गया। ऑप्शन में जहां पर भी हो टिक कर देना, करेक्ट मेरे साथ। तो रेशियोज बनाना बड़ा इजी होता है और रेशियोज वाले क्वेश्चन एग्जाम में मस्ट अटेम्प्ट होते हैं, मस्ट अटेम्प्ट। मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ परसेंटेज और रेशियो तो अटेम्प्ट कर ही लो, कुछ भी हो जाए। परसेंटेज तो सर कॉम्प्लिकेटेड होंगे, नहीं होंगे, समझाता हूँ। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट मेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन आईटीज, व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन लॉजिस्टिक्स। अब जैसे मैंने बताया था, दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज में, एक ऑफ या तो एक मोर देन लेस देन कुछ। अब ये वाला परसेंटेज ऑफ है, तो यहाँ पर आपको खाली नंबर बाय नंबर इंटू 100 ही चाहिए ना। अब नंबर बाय नंबर तो क्या पार्ट हो गया, रेशियो वाला पार्ट हो गया, करेक्ट। इंटू 100 बस हो गया। जब रेशियो लेता था तो मैं ये वैल्यू भी नहीं लेता था, तो वो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी परसेंटेज ऑफ में तो आपको। तो मेल एम्प्लॉइज इन आईटी, तो आईटी का कितना है 14% है, और उसमें से मेल एम्प्लॉइज कितना, तो 3/7 अपॉन फीमेल एम्प्लॉइज इन लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स का कितना है 11% है, और फीमेल एम्प्लॉइज तो 11 में से ये रहा लॉजिस्टिक्स, फीमेल एम्प्लॉइज कितना 5/11। बस इंटू 100 करना है, इंटू 100 तो लास्ट में भी कर सकते हो, पहले रेशियो के जैसे इसको सॉल्व कर लो। तो क्या बनेगा, ये 14 इंटू 3 इंटू 11, ये वाला 11 जो है वो ऊपर चला जाएगा इधर, अपॉन में 11 इंटू 7 इंटू 5, तो 11 तो कैंसिल हो गया बच्चों मेरे साथ, है ना। तो वो बस अब इसको चाहो तो इंटू 100 कर सकते हो। 7 से 14 2 में चला गया, 5 से 100 का 20, 100 इसलिए मल्टीप्लाई करा क्योंकि क्वेश्चन तो एक्चुअली यहाँ पर परसेंटेज में था, रेशियो नहीं था, है ना। तो 20 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 2 6 इंटू 20, मतलब कितना हो गया 120%। ये आंसर है। यहाँ पर भी बच्चे हमेशा क्या गया करते हैं पता है, नंबर्स ढूंढा करते हैं। पहले आप इसके नंबर ढूंढोगे कि आईटी में कितने मेल है, फिर आप फीमेल एम्प्लॉइज कितने लॉजिस्टिक्स में, वो नंबर ढूंढोगे, फिर सॉल्व करते हो, तो फिर तो हो रहा आपका कल्याण। ऐसा नहीं करते हैं, करेक्ट। तो आपका कल्याण कैसे होगा, तो जैसे मैं बता रहा हूं ना वैसे कल्याण होने वाला है। तो कल्याण करवाने के लिए ही ये वाला लेक्चर ले रहा हूँ। हाई होप बच्चों आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को, ये आपको क्लियर है मैं जो भी समझा रहा हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट में बताया फाइंड आउट फीमेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन मार्केटिंग इज व्हाट परसेंटेज मोर देन। अब परसेंटेज मोर देन जब भी आया तब तो अब आपको लगेगा अब तो नंबर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों नंबर होगा तभी तो मैं उसमें से चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 ले पाऊंगा, है ना। और सब जगह पर इसको ऐसे ही सॉल्व करवाया जाता है, आप कहीं पर भी देख लो, यूट्यूब ये वो, जो भी आपको देखना है ना, नहीं करेंगे चेंज अपॉन ओरिजिनल, इसको भी मैं नंबर बाय नंबर से ही जाऊंगा। सर आपने तो बताया था परसेंटेज मोर देन में नहीं चलता, नंबर बाय नंबर। अभी सॉल्व तो करो फिर आइडिया सिखाता हूँ कैसे इसको कन्वर्ट कर देते हैं चेंज अपॉन ओरिजिनल में, है ना।
इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं चेंज अपॉन ओरिजिनल के अंदर। यहाँ चेंज अपॉन ओरिजिनल चाहिए, परसेंटेज मोर देन है, तो फीमेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन मार्केटिंग, फीमेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन मार्केटिंग। सर नंबर बाय नंबर में जो पहला लिखा होता है वो नंबर न्यूमरेटर बनता है, उसके बाद जो आता है वो डिनोमिनेटर बनता है, बस उससे ज्यादा दिमाग नहीं। पहला लिखा वाला ऊपर लिखना नंबर, दूसरा वाला नीचे लिखना। तो मार्केटिंग में फीमेल एम्प्लॉइज, मार्केटिंग में कितने 15% लोग, उसमें से फीमेल एम्प्लॉइज कितना 8/15 अपॉन, अपॉन के अंदर मेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन मार्केटिंग। ले सेम मार्केटिंग का मार्केटिंग ही रहा, मुझे लगा कोई और का पूछा होता है ना तो थोड़ा डिफिकल्ट भी बनता, मतलब ये तो बड़ा इजी बन गया, क्योंकि वो मार्केटिंग का टोटल 15 इजीली कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं चेंज करता हूँ यार, इतना इजी भी नहीं रखना है, लेटस की कुछ और मतलब रखते हैं ना यार, इतना इजी क्या दुनिया रखने की, करेक्ट। चलो अकाउंट्स कर देते हैं, फीमेल एम्प्लॉइज इन अकाउंट्स, तो अकाउंट्स के अंदर कितना 8%, और उसमें से फीमेल एम्प्लॉइज तो 2/5, टोटल 5 पार्ट्स अकाउंट्स में है ना। मैंने इसका अकाउंट्स करवाया अभी, क्योंकि मुझे ये थोड़ा डिफिकल्ट करना था, दोनों मार्केटिंग नहीं रखना था। अभी भी डिफिकल्ट तो कुछ नहीं हुआ, इनटू 100 करना पड़ेगा, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल। 7500 हम आप समझते हो हम लोग क्यों नहीं लिखते, सी क्वेश्चन ऐसा बनता 7500 का 15%, इधर भी 7500 का 8%, तो ये तो कैंसिल ही होने वाला है। परसेंटेज वाला साइन नहीं लिखोगे तो भी चलता है, वो भी कैंसिल ही होने वाला है, करेक्ट। ये 15 इधर कैंसिल हो गया, तो ये 8 और 8 भी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना है, ये 5 ऊपर जाएगा, 2 नीचे, इंटू ये 100, तो 2 से ये 100 चला गया, तो 50 इंटू 5 250% आया। अब ये 250% जो आया ना, ये परसेंटेज ऑफ वाला आंसर है, तो परसेंटेज मोर देन वाला कितना आता है, तो अब उसके लिए आपको ये याद रखना है कि परसेंटेज मोर देन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ -100 एंड परसेंटेज लेस देन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ, बस खत्म। तो परसेंटेज ऑफ का वैल्यू निकाला मैंने, 250% आया, उसमें से अगर मैं 100 माइनस कर देता हूं, मतलब ये जो 150% आया ना, ये मेरा परसेंटेज मोर देन का आंसर आया, तो 150% आंसर, इस वाले ऑप्शन को टिक करो, हो गया। जिंदगी बड़ी आसान हो गई कि नहीं हो गई। तो बस ऐसा ही है, लाइफ में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको वो इजी है ऐसा मान के चलना है ना। चलिए नेक्स्ट में दूसरे टाइप का क्वेश्चन, अब ये भी अगर आप देखोगे तो आपको बड़ा फ्रीक्वेंटली दिखाई देगा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, तो कुछ बच्चे बताए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, दिस आर 7 बॉयज। अब कुछ सब्जेक्ट के उनके मार्क्स दिखाए गए हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस एंड हिस्ट्री के। अब यहाँ पर डायरेक्शंस है वो मैंने नहीं लिया है, क्योंकि मुझे वो समझाना था। कुछ बच्चे जो डायरेक्शन नहीं पढ़ेंगे ना, उनको पता है क्या होता है, अब पहले ये लिखा होगा कि मार्क्स इन ब्रैकेट, ऐसा लिखा होता है, मार्क्स इन ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम मार्क्स, तो जो ब्रैकेट में मार्क है ये मैक्सिमम मार्क्स बताने वाले हैं, करेक्ट। अब 25 50 75 125 एंड 150 है। अब पहली बात बच्चों को ये लगती है कि 25 मार्क्स अगर मैक्सिमम है तो उसमें से 80 मार्क आए कहां से, 75 आए कहां से। तो डायरेक्शन में फिर ये लिख के दिया होता है, ऑल मार्क्स इन टेबल आर इन परसेंटेज, करेक्ट। तो 25 में से 80% तो आ सकता है कि नहीं, 25 में से 75% तो आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल आ सकता है ना। तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखना। अब सबसे पहला क्वेश्चन पर चलते हैं, फाइंड आउट टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय मनोज इन ऑल 5 सब्जेक्ट्स। तो मनोज के टोटल पांचों सब्जेक्ट के टोटल मार्क मुझे चाहिए। अब कैसे निकालूंगा, सी यहाँ पर आपको बस फ्रैक्शन क्या बनते हैं ना हर एक चीज के, उतना पता है, मतलब आपने क्लियर कर लिया। हिंदी में 25 से मार्क्स दिए हैं,
25 का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4। इंग्लिश में 50 से दिए हैं, फ्रैक्शन क्या होता है 1/2। मैथ में 75 से दिए हुए हैं, फ्रैक्शन क्या होता है 3/4। साइंस का 125 है, फ्रैक्शन क्या होता है 5/4। एंड हिस्ट्री 150 में से 150 में से फ्रैक्शन क्या है 3/2। इतना हो गया, मतलब आपने सब कुछ कर लिया। तो अब हिंदी में मनोज के कितने 75% आए थे, लेकिन 25 में से है। 75 तो 100 से बनता है ना, लेकिन ये तो 25 से है, मतलब इसका 1/4 होगा। तो हर एक में अब आपको बस इतना पता है तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर पाओगे। अब 1/4 का मतलब अब क्या होता है, 1/4 इज नथिंग बट आधे का आधा, है ना। तो इसका जो आधा वैल्यू है उसका भी अगेन आधा करने से 1/4 बन जाता है। तो 75 का हाफ कितना 37.5, और 37.5 का अगेन हाफ करोगे मतलब कितना होता है 18.75। ये हिंदी के मार्क्स आए, किसके, सीधी सी बात है मनोज के, उसके तो मार्क्स ढूंढ रहे हैं। इंग्लिश में 78 1/2 करना है, 78 का 1/2 मतलब 78 का खाली हाफ करना है, दैट्स इट। 39 मार्क्स आए। मैथ के अंदर 65 से दो ऑप्शन है, अब पहले डिवाइड बाय 4 करके फिर इंटू 3 करो, या पहले इंटू 3 करके फिर डिवाइडेड बाय 4 करो, आपकी मर्जी है ना। आपको जैसे भी जाना है आप जा सकते हो। तो 65 का इंटू 3 करूंगा तो वो कितना होता है 195 होता है, करेक्ट। और फिर हमें उसका डिवाइड बाय 4 करना है। डिवाइड बाय 4 इज नथिंग बट दैट इज हाफ, और उसका भी हाफ, करेक्ट। तो इसका जो कितना था 195 था, 195 का हाफ कितना होगा, है ना, हमें ये समझना है। तो 195 का हाफ कितना है 97.5, और 97.5 का अगेन आप हाफ करोगे तो कितना आएगा 48.75। फिर यहाँ पर फिर 5/4 125 में से है तो 5/4 तो 76 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5। 76 को पहले डिवाइड बाय 4 ही कर दो, क्यों, क्योंकि वो डिवाइड बाय 4 होता है, इसलिए 19 4 जा 76, तो 19 मिल गया। अब फिर 19 का फाइजा कर दो, 19 फाइजा कितना, इसमें 95 आए हैं इसके, और फिर हिस्ट्री में 3/2। तो 90 का हाफ कितना होगा 45, और फिर 45 का 3 जा 135। तो ये जो है ये क्या बन गया, ये टोटल मार्क्स है। किसके टोटल मार्क्स है ये, मनोज के, है ना। दिस इज द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय मनोज, करेक्ट। अब इन लोगों को ऐड कर देते हैं, इन लोगों को मतलब इन सारे मार्क्स को। पहले डेसिमल को साइड में छोड़ दो, जब आप ऐड कर रहे हो ना तो डेसिमल्स को बीच में लो ही मत, विदाउट डेसिमल की वैल्यूज ऐड करके रख दो, है ना। लास्ट में डेसिमल को ले लेना होता है। तो 130 90 ऐसे जाना होता है, 130 प्लस 90 220, दैट्स हाउ यू मेक द कैलकुलेशन। 220 48 268 and 335 and 0.75 1.5, मतलब 335 plus 1.5 336.5। ये क्या आ गया टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय होम, स्कोर्ड बाय मनोज। तो बस इतना ध्यान रखना कि आपको ये कन्वर्जन करना होता है यहाँ पर, और ये सारे क्वेश्चंस आपके थ्रू डन हो जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। फाइंड आउट एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स पुट टुगेदर इन साइंस सब्जेक्ट। तो नेक्स्ट में पूछा है साइंस सब्जेक्ट में बच्चों का एवरेज सब में मिलाकर कितना हुआ या कितना होता है। तो साइंस में सब कुछ मिलाकर अगर मुझे एवरेज फाइंड आउट करना है तो अब साइंस में, अब यहाँ पर ये 125 तो 5/4 था, करेक्ट। सबका 5/4 मत करने जाना। पिछली बार हमें इंडिविजुअल वैल्यू अलग थी 1/4 1/2, वैसे ये इस बार सबका 5/4 ही है। तो पहले सिंपल सा परसेंटेज का एवरेज ले लो और फिर खाली उसका 5/4 कर देना,
तो आंसर आ जाएगा और बड़े इजीली आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बच्चों मेरे साथ आप लोग, है ना? तो चलिए फटाफट इसको ऐड करते हैं हम लोग। 80 80 75 एंड 4 5 553 हो गया। तो ये 553 डिवाइडेड बाय कितना, तो डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7, है ना? तो टोटल कितने बच्चे हैं यहाँ पर 7, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5/4, इतना बचा हुआ है हमारे पास, है ना? अब ऑप्शंस कितने पास पास है ना, उससे हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे या नहीं करेंगे पर चीजें है। अगर ऑप्शन थोड़े भी दूर दूर है, जरा से भी दूर, मतलब एक एक नंबर भी दूर है ना, तो 553 को 552 ले लो ताकि 552 डिवाइड बाय 4 हो जाए और लाइफ हमारा इजी बन जाए, है ना? डेसिमल में कोई भी वैल्यू जानी नहीं चाहिए। उस केस में क्या होगा, कुछ भी जो है ना ये डेसिमल के अंदर नहीं जाएगा, कोई भी वैल्यू जो है वो डेसिमल में नहीं बनेगी। करेक्ट? तो अगर 552 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 138 हो जाएगा। अगर लेकिन 5/3 करना है तो दैट विल बी 138.25 होगा। फिर इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। करेक्ट हम लोग, है ना? फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंटू 5 करना पड़ेगा और 670.25, अगर मैं 0.25 रख रहा हूँ तो की बात है। अगर मैं 0.25 नहीं रख रहा हूँ तो जो है वो बात अलग है। करेक्ट? बट मान लेते हैं हमने उसको रख दिया है, तो उसके साथ में मैं बात कर रहा हूँ और फिर डिवाइड बाय 7 करेंगे तो ये जो है वो 6 7 9 3 7, मतलब ऑलमोस्ट ये कितना बन जाएगा, 98 पॉइंट, ऑलमोस्ट 98.6 के आसपास का आंसर आ जाएगा। करेक्ट? ये एवरेज आउट हो गया। तो पहले इसका नॉर्मल एवरेज निकालो। अगर ये सबको 5/4 करने जाते तो सोचो क्या होता, कितने कन्वर्जन करते आप, हर एक के बहुत सारे वैल्यूज डेसिमल में आते, फिर सबको ऐड सबको डिवाइड तो मत करो, नॉर्मल इसका एवरेज निकाल लो और फिर उसको खाली 5/4, 5/4 नहीं करना है तो आप ये भी कर सकते थे, इस एवरेज को इंटू 1.25, लेकिन वो मैं सजेस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि 125 वापस 3 डिजिट वाला मल्टीप्लीकेशन हो जाता। तो ज्यादा इजियर तरीका ये था कि ऑप्शन थोड़े भी दूर है ना तो 5/2 मानकर इसको 4 से डिवाइड कर लो ताकि इंटीजर वैल्यू बनते ही चीजें इजी हो जाएगी। अब यहाँ पर और एक चीज, जब हम लोग डेटा एडजस्ट करते हैं तो समझने की बात ये होती है, सर मैं इसको 5 लूँ तो 5 कैंसिल हो जाते हैं, नहीं। सी 4 से आप जब 5 करते हो ना तो 1 बढ़ाते हो, लेकिन 4 के लिए 1 का इंक्रीज होता है विच इज 25%, तो आंसर 25% से दूर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन इस केस में जब मैं 5/2 को 5/3 कर रहा हूँ या 5/3 को 5/2 कर रहा हूँ, तो 5/3 के लिए 1 का परसेंटेज में वैल्यू कुछ नहीं है, 0.0% में जाता है। तो दैट इज द डिफरेंस। करेक्ट? तो जब मॉडिफिकेशन होता है तो ऑलवेज रिमेंबर, जो सबसे बिगेस्ट नंबर होता है ना, सबसे बड़ी वैल्यूज, आप हमेशा उनको ही मॉडिफाई करते हो। दिस इज द स्टैंडर्ड अप्रोच, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, छोटे नंबर्स को कभी भी टच नहीं करना, है ना? नेक्स्ट पर चलते हैं। फाइंड आउट रेशियो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय राजू इन हिंदी एंड इंग्लिश टुगेदर। तो राजू के हिंदी एंड इंग्लिश टुगेदर है, तो राजू 80 इंटू 1/4 मतलब 20 है। उसमें ये 1/4 था, ये 1/2 था इफ यू रिमेम्बर, और इंग्लिश में 92 का 1/2 है, मतलब ये 46 है। डिवाइडेड बाय इंग्लिश टुगेदर टू रोशन इन सेम सब्जेक्ट, तो रोशन जो है 70 का 1/4 करा इसका,
तो 70 का 1/4 मतलब 35 एंड 35 का भी आधा 17.5 है और यहाँ पर 80 का ये 40 है। तो कितना हो गया 46 एंड 20 66 और यहाँ पर ये 57.5 करेक्ट। अब इसको अप्रोक्सीमेटली दिया है, सेम नंबर में दिया है, ऑप्शन जिस हिसाब से दिए होंगे फिर आप वैसे ही मॉडिफाई या तो करना या आंसर पर चले जाना, बट रेशियोज हमेशा सबसे इजी होते हैं, प्लीज अटेम्प्ट देम। नेक्स्ट में पूछा है फाइंड आउट मार्क्स स्कोर्ड बाय हरी इन मैथ एंड साइंस टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन मार्क्स स्कोर्ड बाय संजय इन सेम सब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पर मुझे बताया है सेम सब्जेक्ट रखा हुआ है, तो फाइंड आउट मार्क्स स्कोर्ड बाय हरी इन मैथ एंड साइंस टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज मोर देन मार्क्स स्कोर्ड बाय संजय इन सेम सब्जेक्ट, करेक्ट। तो हरी के मैथ और साइंस के मार्क्स, तो हरी मैथ में ये रहा हरी, उसके मैथ में कितने थे 17 to 3/4 और अब परसेंटेज मोर देन है, लेकिन परसेंटेज मोर देन को भी हम तो ऑफ से ही सॉल्व करते हैं, फिर जो वैल्यू आती है परसेंटेज ऑफ वाली उसमें से मैं क्या करता हूँ 100 माइनस कर लेता हूँ ताकि मुझे परसेंटेज मोर देन मिल जाता है हर बार। तो 70 इंटू 3/4 हरी के मार्क्स थे मैथ के अंदर और फिर हरी के साइंस वाले मार्क्स भी लेने हैं मुझे, दैट इज 80 इंटू 5/4 डिवाइडेड बाय संजय की बारी आई, संजय के मैथ वाले मार्क्स, तो संजय के भी मैथ में तो 70 इंटू कितने हैं 3/4, तो दोनों के अगर मैथ के मार्क्स सेम है करेक्ट, तो इसमें तो कोई फर्क आया ही नहीं, सब कुछ वही का वही है। और तो सर ऐसा नहीं कर सकते कि 70-70 ये तो सेम है तो उसको कैंसिल कर दो, तो जो मैथ साइंस में परसेंटेज बड़ा होगा उतना ही वैल्यू बड़ा होगा ना, ऐसा नहीं होता क्योंकि बेस चेंज हो जाएगा ना। 80 से अगर 90 गिनूंगा तो परसेंटेज अलग होता है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर 70-70 दोनों के सेम ऐड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो अब ये 150 से 160 गिनूंगा तो वैल्यू अलग हो जाएगी। 150 पर 10 का वैल्यू और 80 पर 10 का वैल्यू परसेंटेज में अलग होता है। तो दिस इज द अनदर थिंग विच आई हैव नोटिस्ड। मैंने तो कुछ लोगों को यूट्यूब पे पढ़ाते हुए भी ये समझाते हुए सिखाया, ये सेम है ना कैंसिल कर दो, ये सेम कैंसिल कर देंगे तो बच्चे आपके एग्जाम में फेल हो जाएंगे, नहीं कैंसिल कर सकते। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, यू नीड टू कीप देम, क्योंकि इनका कंबाइन वैल्यू से ये परसेंटेज ढूंढ रहे हैं, है ना। हजारों लाखों मिलियंस ऑफ व्यूज के साथ में मैंने ऐसे पढ़ाते हुए देखा है लोगों को, इसको और इसको सेम थे कैंसिल कर दो खाली बाकी का बचेगा। अरे भैया कैसे बाकी का बचेगा यार, ऐसा मत पढ़ाओ लोगों को। अब साइंस में संजय तो 68 थे, उसके कितने 5/4 करूंगा अगेन इंटू 100। अब अच्छी चीज ये है यहाँ पर कि ये 3/4 ये 5/4 तो सब में अपॉन में 4 ही है ना, तो उसको सिंप्लीफाई मत करना, वो जो 4 है उसको कैंसिल कर दो ताकि जिंदगी आसान हो जाएगी, करेक्ट। तो 70 इंटू 3 ये कितना बन जाएगा 210, 80 इंटू 5 ये कितना बन जाएगा 400 अपॉन 70 इंटू 3 ये कितना बन जाएगा 210 और 68 इंटू 5 मतलब ये कितना बन जाएगा 340 इंटू 100 करना है हमें यहाँ पर, तो 610 है ना डिवाइडेड बाय 610 जो है उसको डिवाइड बाय कितना है ये 550 550 इंटू 100, तो ये और ये भी कैंसिल है, समझ रहे हो बच्चों मेरे साथ। तो रफली इसके लिए ये कितना परसेंटेज बनेगा हमें ये समझना है, तो 110% ऑलमोस्ट 110, तो 110.91/5 ओके, तो वो मतलब 111% ऑलमोस्ट आप ले सकते हो वैल्यू चाहो तो, है ना। एग्जैक्ट अगर मांगा होता तो 110.9 समथिंग बनता, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट 111 कर दिया, है ना। तो वो 111 या 110.9 और फिर एक्चुअल वैल्यू हमारी कितनी आएगी, इसमें से 100 माइनस करना पड़ेगा आपको,
तो 10.9% आंसर आएगा। क्यों 100 माइनस करा? क्योंकि परसेंटेज मोर देन पूछा था, हमने ऑफ से निकाला। हमेशा याद रखना एग्जाम में परसेंटेज मोर देन लेस देन, परसेंटेज मोर देन लेस देन निकालना है तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज चाहिए, ये वैल्यू, फिर उनका डिफरेंस देखता, फिर डिवाइड करता, जबकि परसेंटेज ऑफ सीधा हो जाता है, इजीली निकलता है, इसलिए हम लोग ऑफ कर लेते हैं। विदाउट वैल्यू फाइंड करें, आप ऑफ से सॉल्व कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे पूछा है फाइंड आउट हु रैंक नंबर 2 अमोंग ऑल 7 स्टूडेंट्स। सब में से दूसरा नंबर किसका आया है? पहला नंबर ढूंढना हमेशा लाइफ में इजी पड़ जाता है और लास्ट वाला भी ढूंढना इजी पड़ जाता है, दूसरा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप रैंक या नंबर्स ढूंढोगे ना, तो हमेशा ध्यान रखना इसको ही इंपॉर्टेंस है। 150, 125 एंड 75 में से इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पेपर का वेटेज बहुत कम है। देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ, हिस्ट्री और हिंदी का एग्जाम्पल लेता हूँ। एक बच्चे के हिस्ट्री में 70% आए और हिंदी में उसके मान लेते हैं 60% आए। दूसरे के, ये हिस्ट्री है जिसका 150 का पेपर था और ये हिंदी जो 25 का पेपर था, दूसरे के इसमें 70% आए और इसमें 60, तो आइडियली तो दोनों में 130% सेम बना। सेम नहीं होगा, इन दोनों के बीच में जमी आसमां का फर्क निकलेगा। देखिए अब 150 का 70% है इसका, है ना, तो यहाँ पर इसके कितने 105 मार्क्स आए, करेक्ट, और 150 में से 60% है तो यहाँ पर इसके 90 आए। अब हिंदी में 25 में से 60% आए हैं तो इसके 15 आए, और 25 में से 70% आए हैं, है ना, तो उस केस में इसके कितने आए 17.5 आए। तो यहाँ पर जो फर्क पड़ा वो खाली 2.5 मार्क्स का था, जबकि यहाँ पर जो फर्क पड़ा वो फर्क कितने का था 15 मार्क्स का था। तो परसेंटेज का टोटल सेम होने के बाद भी इसकी वजह से 150 में से ये थे तो अभी भी इसके 12.5 मार्क्स ज्यादा हो जाएंगे। तो इधर कम वैल्यू में से परसेंटेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ज्यादा में से ही इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट रैंक पर कौन होने वाला है। तो क्या लगता है आपको फर्स्ट रैंक पर यहाँ पर कौन होगा, है ना। आई थिंक मनोज फर्स्ट रैंक पर है, क्योंकि यहाँ 90, यहाँ पर 76। सर इसके दोनों में 80 है, करेक्ट, लेकिन 150 वाले में ये कम था। संजय भी है, लेकिन संजय के यहाँ पर भी इससे 5% कम है, यहाँ पर भी इससे कम है। तो मनोज डेफिनेटली फर्स्ट रैंक है। ये देखकर समझ में आना चाहिए, वैल्यूज नहीं निकालनी होती और ज्यादा मार्क्स पर फोकस करो। मनोज फर्स्ट पर आ गया, अब सेकंड वाले को ढूंढना है आपको। तो क्या लगता है सेकंड पर कौन होगा, है ना। तो वो सेकंड पर कृणाल के अगर देखोगे तो 80, और यहाँ पर 84, और यहाँ पर 60, जबकि इसके इसमें 85 यहाँ पर इससे 5% ज्यादा है। लेकिन यहाँ इसके कंपेयर में इसके 16% कम हो गए हैं संजय के, इसलिए संजय नहीं होगा और कुणाल होगा। लेकिन सर मनोज भी तो है 80 करेक्ट, लेकिन ये 80 सेम है उसकी जगह पर यहाँ पर कितने हैं इसके 4% ज्यादा है, जबकि यहाँ पर 10% कम है, करेक्ट। तो मनोज हरी के भी चांस हो सकते हैं। 70 एंड 60 यहाँ पर 10% कम, तो वो डिफरेंस निकालते हैं। 75 में से 10% का फर्क है, करेक्ट, मतलब 7.5 मार्क ज्यादा होंगे हरी के। समझ रहे हो इसका। सी 75 में से मार्क्स दिए हैं हरी और कुणाल के बीच में सेकंड रैंक में कंपटीशन है। इसके 70 आए, इसके 60 आए, तो दोनों के मार्क्स नहीं निकालना, डिफरेंस 10% का है। 75 में 10% का डिफरेंस, मतलब हरी के 7.5 मार्क ज्यादा होंगे। इसमें 80 सेम है दोनों के। अब यहाँ पर 4% का डिफरेंस है 125 में से। 125 का 4% अगर आप निकालोगे तो, है ना, 125 का 4 हो जाता है, मतलब 5 मार्क्स। तो यहाँ पर कुणाल के 5 मार्क ज्यादा है, तो यहाँ कुणाल के 5 ज्यादा
और यहाँ पर हरी जो है उसके 7.5 मतलब हरी 2.5 से आगे चल रहा था। फिर यहाँ पर ये 76 एंड 72, लेकिन फिर इधर बहुत बड़ा डिफरेंस है कुणाल के कंपेयर में, हरी ही काफी आगे है, 55-25 का डिफरेंस। तो ओवरऑल हरी जो है वो सेकंड रैंक पर आ जाएगा, उतना क्लियर है। करेक्ट। मनोज का फर्स्ट इज अनडेफिनेटली दैट। आई होप आप लोगों को ये वाला समझ में आया। इसके लिए सारे मार्क्स नहीं निकालने होते हैं, आपको खाली कंपैरिजन समझ में आना चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत जल्दी इसका नया वीडियो भी बनाऊंगा, तब तक प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ।